नमस्कार सभी विद्यार्थियों। और हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। अब उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे किस प्रकार से अपन को उनके बारे में बातचीत करनी है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, तो वो सब प्रक्रिया अपन को पढ़ना है। हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो हमने कहाँ तक पढ़ा था, किस तरह छोड़ा था। तो लास्ट चैप्टर था कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनके द्वारा जो भी कार्य है वो कार्य अपन पढ़ रहे थे और उनमें से हमने दो कार्य पढ़ चुके थे। सबसे पहले जो कार्य था वो कौन सा था? भूमि सुधार। कौन सा था बेटे? भूमि सुधार कार्य जो है वो हम पढ़ चुके हैं। भूमि सुधार के बाद में था पंचायती राज। क्या है बेटे? पंचायती राज और अपन कह सकते हैं नगरीय स्वशासन। ये दोनों देन किसकी मानी जाती है बेटे? नीति निर्देशक तत्व की, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली। अब इससे आगे लेकर अपन चलते हैं। जो तीसरा इनके तहत जो कार्य हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो देखो तीसरा इनके तहत नीति निर्देशक तत्वों के तहत कार्य हुआ था। हमारे देश में स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत यदि अपन देखा जाए तो वो किसकी देन मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे, अच्छे से याद रखना। देखो भारत में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक सेक्टर को सुधारने के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई। नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक क्षेत्र को सुधारने के लिए हमारे देश में एक प्रक्रिया अपनाई थी जिसका नाम क्या था? नियोजन प्रक्रिया। अब सर ये नियोजन होता क्या? ये चीज मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं और वो किसमें की है मैंने? वो की आपके अनुच्छेद नंबर 16, जिसमें मैंने बताया था अवसर की समानता, जिसमें नियोजन और एक नौकरी की जो अवसर की समानता वो इसमें प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, अब देखो इसमें नियोजन की प्रक्रिया के अंदर प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना, वही क्या कहलाता है बेटे? नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये नियोजन को बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रखना है। अब नियोजन में आगे अपन कह सकते हैं कि इसके तहत हमारे देश में 1950 में योजना आयोग जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं बेटे? नीति आयोग। क्या कहते हैं? नीति आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब है कि इस नियोजन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमारे देश में 1950 में एक आयोग गठित हुआ जिसका नाम क्या था बेटे? योजना आयोग। और इस योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया वर्तमान में? नीति आयोग ने, जो आपके आगे की क्लास में, आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको केवल इतना सा याद रखना है, इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने, जिसके तहत अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। कहने का मतलब है कि इसी योजना के तहत हमारे देश में अब तक कितनी जो पंचवर्षीय योजना पूर्ण की जा चुकी है? 12 जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो टाइमिंग था वो था 2012 से 2017। तो सर फिर 13वीं नहीं आई क्या? अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अभी तक जो टोटल पंचवर्षीय योजना बनी है वो कितनी बनी है बेटे? 12 पंचवर्षीय योजना। 12 पंचवर्षीय योजना 12वीं की शुरुआत 2012 से लेकर 2017 तक। इनका कार्यक्रम 5 वर्ष का होता है। हालांकि एक ज्योग्राफी का चैप्टर है जो आपको कभी पढ़ाया जाएगा पूरा। तो इनकी शुरुआत, इनमें मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान दिया गया ये चीज याद रखना, इस पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे जल संसाधन, वैज्ञानिक अनुसंधान,
शिक्षा, रोजगार आदि के संबंध में योजनाएं बनाकर उनको निरंतर क्रियान्वयन किया गया। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपके कौन सा बेटा, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखना कि आर्थिक क्षेत्र को सुधारने के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई थी। कौन सी प्रक्रिया? नियोजन। नियोजन मैंने बता दिया कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। और इसके तहत हमारे देश में 1950 में योजना आयोग गठित हुआ, जिसका स्थान किसने ले लिया था भाई? जिसका स्थान किसने ले लिया था? 2015 में नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है, उसका गठन किया था, जिसके तहत अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना पूरी की जा चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017 तक, जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना के तहत आगे देखा जाए तो किन किन चीजों, जैसे जल है, संसाधन है, शिक्षा है, कृषि है, मतलब हर प्रकार का सेक्टर, कृषि है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, शिक्षा है, रोजगार के संबंध में योजनाएं बनाकर और उनको नियंत्रण क्रियान्वयन किया जाता है, मतलब उनके प्रति कार्य 5 साल तक किया जाता है। 5 साल तक एक लक्ष्य बनाया जाता है। तो वही चीज हमारी किसके नाम से जानी जाती है? पंचवर्षीय योजना। तो ये देन किसकी मानी गई बेटे? नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये चीज भी कंप्लीट है, एक बार ऐड कर लो बेटे इसको। अब देखो अगला पॉइंट है, तो 3 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन कौन से कार्य के, जिसमें सबसे पहला भूमि सुधार, दूसरा पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, तीसरा अपन ने पढ़ा पंचवर्षीय योजना। अब जो चौथा पॉइंट है वो आपके कौन से? कमजोर वर्गों का उत्थान। क्या बेटे? कमजोर वर्गों का उत्थान। अब देखो कमजोर वर्गों के उत्थान से आपको क्या अभिप्राय है? कमजोर वर्गों का उत्थान करना भी आज हमारे नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है। इसमें देखो क्या बताया गया, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, जिसके तहत मतलब क्या बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, जिसके तहत इनको आरक्षण प्रदान किया गया, जिसे हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के तहत ये आरक्षण प्रक्रिया 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सबसे पहले तो है कि कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए अनुसूचित, कमजोर वर्गों में कौन है? एससी, एसटी और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, जिसके तहत इन्होंने आरक्षण दिया गया। ये आरक्षण अभी हाल ही में देखा जाए तो 104वां संविधान संशोधन के तहत इस आरक्षण को
25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले ये 25 जनवरी 2020 तक था, अब इसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया बेटे 25 जनवरी 2030 तक। 95वां संविधान संशोधन के तहत तो किया गया 2020 तक और 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही के अंदर एक आयोग भी गठित किया गया 7 सदस्यीय SC ST आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई। संवैधानिक मान्यता दी गई मतलब कहने का है कि अब ये आयोग परमानेंटली बन चुका है। इस आयोग को क्या मिल गई है संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। ये भी काम किसका अध्ययन माने जाते हैं नीति निर्देशक तत्वों के तहत। और फिर अपन ने देखा था दो संशोधन पढ़े थे, तो 13वां एक 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व नगरीय शासन में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। 30% आरक्षण दिया गया है। तो ये भी किसकी देन मानी जाती है नीति निर्देशक तत्वों की। हालांकि यहाँ पे बात चल रही है 50% की, लेकिन ये भी अपनी स्थिर विस्तार में नहीं आया। अभी आपको 30% तक ही याद रखना होता है। तो ये हमारे देश के अंदर कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किए गए प्रयास है। सबसे पहला प्रयास कि इन्होंने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करने के लिए इनको आरक्षण दिया और इस आरक्षण को हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के तहत 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कोई चेंजेस नहीं हुई। और एक इसी के साथ इन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी वाली एक SC ST आयोग का क्या कर दिया गठन कर दिया और इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में नगरीय शासन में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। तो ये भी नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है। एक बार बेटे ऐड करो इसको भी। देखिए अब देखो आगे अगला इसके अंदर दिया गया आपके सामाजिक सुरक्षा। 4 नंबर पॉइंट सॉरी भूमि सुधार, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, कमजोर वर्गों का उत्थान और 5वां हो गया आपके सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, ये सामाजिक सुरक्षा भी आपके नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि अपन कह सकते हैं कि समाज के अंदर समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना और एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये जो चीजें है ना,
ये हमेशा किसका उत्थान माना जाता है बेटे? सामाजिक सुरक्षा। ये जो देन है ना, ये जो वृद्धावस्था पेंशन की योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा जिसे अपन बोलते हैं, तो ये जो चीजें है ना, ये किसकी देन मानी जाती है? ये मानी जाती है सामाजिक सुरक्षा की। किसकी मानी जाती है बेटे? सामाजिक सुरक्षा की। और सामाजिक सुरक्षा के अंदर अपन कह सकते हैं विशेष तौर पर इन योजनाओं को लागू किया। ये सब चल रही है, देखो वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी किसकी देन है? सामाजिक सुरक्षा की है। और जो किसके तहत है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत। और स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की जाती है, ये आपके नरेगा जैसी योजना चली जा रही है। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेक्टर को भी इसमें याद रखना है, तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपके बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। अब जैसे अपन कह सकते हैं कि बैंकों का भी ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर जैसे अपन कह सकते हैं बहुत सारे जैसे उद्योग है बड़े बड़े हमारे सेक्टर के, जैसे अपन कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में उद्योग आने वाले हो, या अपन कह सकते हैं कि जल संबंधी, या अपन कह सकते हैं खनन संबंधी, इन उद्योगों को भी राष्ट्रीय, मतलब अपन कह सकते हैं कि इन उद्योगों का भी क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि इनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। जैसे उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं जैसे रिको एरिया, क्या बेटे? रिको एरिया, रिको एरिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्री है वो एक प्रकार से उद्योगों का क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी है ना, जो किसमें आपके विशेष तौर से मानी जाती है? आपके सामाजिक सुरक्षा में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। तो एक बार ऐड कर लो बेटे सब इसको। लिखिए। अब देखो आगे, सामाजिक सुरक्षा हो गई हमारे, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब कि इन उद्योगों को डायरेक्ट सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई, जिससे इन उद्योगों के विकास में प्रगति हुई और बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके तहत हमारे देश के नागरिकों को क्या मिला बेटे? रोजगार मिला, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है। अब इसके बाद के अंदर अपन कह सकते हैं हमारे देश के अंदर जो छठा सातवां इसमें जो सेक्टर स्थापित होता है वो कौन सा होता है बेटे? मतलब शिक्षा का प्रचलन, अपन कह सकते हैं शिक्षा का प्रचलन। शिक्षा का जो प्रचलन है या शिक्षा में विस्तार बोल सकते हैं, शिक्षा में विस्तार, ये भी किसकी देन मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की। अब ये कैसे मानी जाती है वो भी चीज अपन देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। जब हमारे देश को आजादी मिली थी, मतलब अपन कह सकते हैं हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या का 14% हिस्सा पढ़ा लिखा था। मतलब कितना परसेंट हिस्सा पढ़ा लिखा हुआ था? 14%। बाकी जो भी परसेंटेज 86% पॉपुलेशन है वो हमारी क्या थी बेटे? अनपढ़ थी, मतलब वो शिक्षित नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे देश के समक्ष। तो इनको मतलब निजात पाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों ने बार बार सरकार पर प्रेशर डाला और उन्होंने एक नियम बना दिया, और जिसका आपने उल्लेख अनुच्छेद नंबर किसमें बताया था? मैंने 45 में। क्या बताया मैंने? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनका अधिक से अधिक क्या हो सके बेटे?
विकास हो सके। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। ये बात हमने किस अनुच्छेद में पढ़ी थी? 45 में। और 45 अनुच्छेद किसके है? नीति निर्देशक तत्वों के। अब यही अनुच्छेद आपको पता है क्या क्या बन चुका है? ये अनुच्छेद आगे चलकर अनुच्छेद नंबर 21 फर्स्ट में क्या बन गया? अधिकार। क्या बन गया बेटे? अधिकार। और यही आगे चलकर यही अनुच्छेद हमारा 11वां क्या बन गया? मूल कर्तव्य। तो ये किसकी देन मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की, और जिनको आज अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है कि इन इतने साल के बच्चों तक किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जिसके लिए सरकार ने अभियान भी चलाया था, जिस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। क्या नाम था? सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था। और इसके साथ एक योजना भी चलाई थी, मिड डे मील योजना। ठीक है, जिसमें जो मध्याह्न जो होता है भोजन, वो भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया, ताकि बच्चे को मतलब अधिक से अधिक जोड़ा जा सके। जो गरीब बच्चा है वो भी इसमें पढ़ सके। मतलब उनको एक समय का खाना दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो वो क्या थी? मिड डे मील योजना चलाई। मतलब इनको लाभान्वित करने के लिए कि भाई ये जो टारगेट है हमारा, जो साक्षरता की दर है, इसको हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले ये अभियान चलाए थे, सब घर पे जाके बच्चों से मिलना, उनको स्कूल में लाना। उनको स्कूल में लाने के लिए उनको लालच जैसी चीज, जैसे कई बार केले देना, मिड डे मील में खाना देना, तो ये चीजें की थी सरकार ने। ये किसकी देन मानी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के तहत हमारे देश में कौन कौन से कार्य किए, जिसमें से आपके लगभग 7 कार्य पढ़ चुके हैं। 8वां कार्य अपन पढ़ सकते हैं, छोटा सा है, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार मतलब न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आपको मैंने बताया था, सबसे पहले इन्होंने एक बात की थी कि भाई जो न्यायपालिका है, क्या है? न्यायपालिका, उसको हमेशा कार्यपालिका से क्या कर दो? अलग कर दो। कार्यपालिका से क्या कर दो? अलग कर दो। और त्वरित न्याय के लिए, त्वरित न्याय के लिए हमारे देश में लोक अदालत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? लोक अदालत की। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आप न्यायिक प्रक्रिया में सुधार में याद रख सकते हो कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का मतलब है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। और त्वरित न्याय के लिए हमेशा एक लोक अदालत की स्थापना की गई है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमने पढ़े। अब अपन कल पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। ठीक है, और इनका अंतर और दोनों का संबंध ये पढ़ेंगे, फिर आगे की बात आगे। ठीक है।